हेलो दोस्तों, मैं अमृताराम लॉमरोड रीच सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास के अंदर योजना विधि की बात की थी और आज हम आगे बात करते हैं व्याख्यान विधि की। किस विधि की बात करेंगे? व्याख्यान विधि की। दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम संपूर्ण शिक्षण विधियां यानी सभी सब्जेक्ट को मिला करके 45 से 50 के आसपास शिक्षण विधियां पढ़ेंगे। उसके बेहतरीन फैक्ट हम पढ़ेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और जब रीड के समय आप इसको पढ़ेंगे तो आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे। आप नोट्स बना लीजिए अच्छी तरीके से। आपको ये रीड के अंदर एक वरदान साबित होंगे। तो हम बात करते हैं आगे व्याख्यान विधि की। किस विधि की बात करते हैं? व्याख्यान विधि की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस व्याख्यान विधि का अर्थ क्या होता है और इसके एक अन्य नाम भी कह सकते हैं हम सुनो और समझो विधि। क्या कह सकते हैं? सुनो और समझो विधि। यानी व्याख्यान विधि हमें बहुत, इस विधि को हमने बहुत देखा है। हम कह सकते हैं जब हम विद्यालय के अंदर पढ़ते थे तो शिक्षक क्या करते थे? व्याख्यान विधि यानी व्याख्या करते थे, यानी किसी पाठ की व्याख्या करते और हम क्या करते? उस पाठ को सुनते और समझते। इसीलिए इस विधि को क्या कहा गया? सुनो और समझो विधि कहा गया। यानी कोई गद्य पाठ होता था, यानी हम ले सकते हैं 2 बैलों की कथा। 2 बैलों की कथा का जब क्या करते थे? अध्यापक व्याख्यान करते थे। हम उसे ध्यानपूर्वक क्या करते थे? सुनते थे और साथ साथ में समझते थे कि इस पाठ के अंदर क्या हो रहा है। तो इसके आधार पर ही इस विधि को क्या कहा? सुनो और समझो विधि कहा गया है। आगे हम इसकी बात करते हैं तथ्यों की। तो विश्व की सबसे प्राचीन विधि, यानी विश्व की सबसे क्या है? ये प्राचीन विधि है। यानी जब सबसे पहले यानी अध्ययन की शुरुआत की तो इस व्याख्यान विधि से ही सबने शुरुआत की। उसके बाद अन्य विधियां आई। उसके बाद क्या करते हैं? वर्तमान में सर्वाधिक आलोचना फिर भी सबसे ज्यादा प्रयोग, यानी व्याख्यान विधि की क्या होती है? वर्तमान में सबसे ज्यादा आलोचना होती है। आलोचना इसलिए होती है क्योंकि अध्यापक व्याख्या कर रहे हैं, बालक सिर्फ सुन रहे हैं, एक निष्क्रिय श्रोता के रूप में सुन रहे हैं। यानी इस विधि में क्या होता है? विद्यार्थी खुद प्रैक्टिकल रूप से कोई कार्य नहीं करता है, यानी खुद कोई कार्य नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ कार्य कौन करता है? अध्यापक करता है। अध्यापक बोलता है, व्याख्या करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? वर्तमान में इसकी इस प्रकार की आलोचना भी बहुत होती है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रयोग इसलिए होते हैं क्योंकि ये विधि क्या है? सरल विधि है। इस विधि के आधार पर हम पाठ्यक्रम को आसानी से पूरा कर सकते हैं, इसलिए ये सबसे ज्यादा क्या होती है? प्रयोग भी इसका होता है। आगे बात करते हैं तो शिक्षक की भूमिका प्रमुख है, अर्थात शिक्षक केंद्रित विधि। इसके अंदर व्याख्यान विधि में क्या होता है? शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है। यानी शिक्षक क्या करता है? व्याख्या करता है, पूरे पाठ को समझाता है, उसके भावार्थ को समझाता है विद्यार्थियों को। तो इसमें भूमिका किसकी महत्वपूर्ण होती है? शिक्षक की होती है, न कि विद्यार्थी की होती है। तो इसलिए इस विधि को क्या कहा? शिक्षक केंद्रित विधि। जिस प्रकार योजना विधि थी हमारी, उसके अंदर बालक स्वयं कार्य करता था, तो उस विधि को क्या कहा? उसे बालक केंद्रित विधि का, यानी बाल केंद्रित विधि का। लेकिन यहाँ पर यह विधि किस केंद्रित है? शिक्षक के इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए इसे क्या इसे का शिक्षक केंद्रित विधि का। और ये क्या है? अमनोवैज्ञानिक विधि है और बालक पूर्णतः शिक्षक पर निर्भर करता है। क्योंकि यह अमनोवैज्ञानिक विधि इसलिए है क्योंकि बालक इसके अंदर कुछ कार्य नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ शिक्षक पर आधारित है, यानी शिक्षक पर निर्भर रहता है। बालक हर एक चीज समझने के लिए किस पर निर्भर रहता है? शिक्षक पर। स्वयं बालक क्या नहीं करता है? तर्क नहीं करता है, चिंतन नहीं करता है, सोच विचारता नहीं है। तो वहां यह विधि किस प्रकार की हुई? मनोवैज्ञानिक विधि हुई। जिस प्रकार हमारी योजना विधि क्या थी? मनोवैज्ञानिक विधि थी, क्योंकि उसके अंदर बालक ने क्या किया? स्वयं ने कार्य किया। आगे हम इसकी बात करते हैं तो यह विधि क्या है? ज्ञान व अवबोध पर आधारित है, यानी ज्ञान और समझ पर आधारित है। जितने बालक का मस्तिष्क की शक्ति जितनी तेज होगी, उतने बालक इस व्याख्यान को क्या करेगा? इसके भावार्थ को जल्दी ग्रहण करेगा। और यानी ये समझ पर आधारित है, यानी बालक किस प्रकार समझता है, बालक कितना समझ पाता है, इसके आधारित पर यह विधि है, यानी व्याख्यान विधि है। आगे हम बात करते हैं पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायक। तो यह विधि क्या है दोस्तों? पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायक है। जब हम विद्यालय के अंदर पढ़ते थे 10वीं 12वीं 11वीं के अंदर, तो हमें व्याख्यान विधि से ही पढ़ाया जाता था और हमारा पाठ्यक्रम निश्चित समय के अंदर पूरा कर दिया जाता था। यानी यह विधि क्या है?
पाठ्यक्रम भर समय पर पूरा करने में सहायक है। आगे बात करते हैं तो बालकों में श्रवण कौशल का विकास होता है, यानी इससे क्या होता है, बालकों के अंदर श्रवण कौशल का विकास होता है। श्रवण कौशल का विकास का मतलब होता है सुनने के कौशल का विकास होता है। सुनने का कौशल का विकास तो हो गई, क्योंकि एक शिक्षक है जो सारी बात क्या करता है, बोल करके बालकों को सुना रहा है। इससे बालक क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तो उसकी क्या होगी, सुनने की क्षमता का विकास होगा। यानी बालक की सुनने की क्षमता का विकास किसमें होता है, व्याख्यान विधि के अंदर होता है। आगे बात करते हैं संप्रेषण कौशल का विकास। इसके अंदर क्या होता है, संप्रेषण कौशल यानी बोलने का कौशल का विकास भी होगा, क्योंकि शिक्षक जिस प्रकार बोलेगा उसी प्रकार बालक उसको देख करके क्या करेगा, बोलेगा। तो वहां पर क्या होगा, बोलने का कौशल यानी संप्रेषण कौशल का विकास होगा। यह विधि क्या है, मापन और मूल्यांकन में सहायक है। यानी इस विधि के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, एक बालक का मापन कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं, यानी बालक ने क्या क्या चीज सीखी और क्या क्या चीज नहीं सीखी, इनका भी हमें अच्छी प्रकार से ध्यान रख सकते हैं। यानी यह विधि मापन और मूल्यांकन में भी सहायक है। तो ये दोस्तों बात थी इसकी विशेषताओं की, इसके गुणों की, यानी बात किसकी थी, तथ्यों की भी कह सकते हैं। यानी ये तथ्य थे जो इस विधि के अंदर थे। इसके बाद हम आगे की बातें करेंगे। आगे की बात करते हैं तो इस विधि के और गुणों या विशेषताओं की बात करते हैं। तो ये विधि क्या है, यह विधि क्या करती है, करके सीखने सिद्धांत की अपेक्षा करती है। करके सीखने सिद्धांत की अपेक्षा करती है। यानी यह विधि क्या करती है, करके सीखने सिद्धांत की अपेक्षा करती है। यानी यहाँ पर बालक क्या करता है, स्वयं हाथ से कोई कार्य नहीं करता है, या सिर्फ अध्यापक की व्याख्या को क्या कर रहा है, सुन रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, बालक क्या होता है, बालक निष्क्रिय श्रोता होता है। निष्क्रिय श्रोता यानी बालक क्या होता है, यहाँ पर एक निष्क्रिय श्रोता, यानी कोई भी कार्य नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, सुनता है। यानी इस विधि में बालक क्या होता है, निष्क्रिय होता है। जिस प्रकार हमने पहले बात की थी, ये विधि किस केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित है, मनोवैज्ञानिक विधि है। बालक इसके अंदर निष्क्रिय होता है। जहाँ पर बालक निष्क्रिय होता है, जहाँ विधि शिक्षक केंद्रित होती है और जहाँ मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की अपेक्षा की जाती है, यानी जिस प्रकार करके सीखने सिद्धांत की अपेक्षा की है, वो विधि किस प्रकार की होगी, वो विधि अमनोवैज्ञानिक होगी। आगे हम बात करते हैं और की, तो इसमें क्या होता है, तर्क शक्ति का विकास नहीं होता है। तर्क शक्ति का विकास नहीं, यानी इस विधि के अंदर क्या नहीं होता है, तर्क शक्ति का विकास नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर बालक ने तर्क करेगा, न चिंतन करेगा। वो तो सिर्फ और क्या करेगा, अध्यापक की व्याख्या को सुनता रहेगा, उसके भावार्थ को ग्रहण करता रहेगा। आगे की बात करें तो इस विधि में क्या होता है, बालक में प्रेरणा व प्रोत्साहन करने में सहायक, बालक में प्रेरणा और प्रोत्साहन करने में सहायक। यह विधि क्या है, एक बालक के अंदर प्रेरणा दे सकती है, बालक को प्रेरित कर सकती है और उसे आगे ज्यादा कार्य करने के लिए, यानी और ज्यादा सोचने समझने के लिए, अवबोध पर केंद्रित विधि होने की वजह से क्या करती है, समझने के लिए, यानी भावार्थ को ग्रहण करने के लिए क्या कर सकते हैं, प्रोत्साहन करने में सहायक है। इसके अंदर बात करते हैं हम तो इसकी विशेषताओं के आगे, तो इसमें क्या होता है, बालकों में वाक शक्ति तथा शुद्ध उच्चारण का विकास। यानी इस विधि के अंदर क्या होता है, बालकों के अंदर वाक शक्ति, वाक की बात करें तो क्या कहें, बोलने की शक्ति का विकास
होता है, यानी अध्यापक जिस प्रकार बोलता है उसी प्रकार उसके भावार्थ को ग्रहण करके या बालकों में भी क्या होते हैं, वाक शक्ति का विकास होता है, यानी शुद्ध उच्चारण का विकास होता है। जब बालक भी खड़ा होकर के वाक्य करेगा तो वहां पर उसका उच्चारण किस प्रकार का होगा, शुद्ध उच्चारण होगा। यानी इस विधि में हम कह सकते हैं शुद्ध उच्चारण का विकास होता है, वाक शक्ति का विकास होता है, बालक में प्रोत्साहन करने में यह विधि सहायक है। आगे बात करते हैं इसकी कमियों की, यानी इस विधि की कमियां इस प्रकार की है। बात किसकी करें, कमी की। इस विधि में कमी क्या क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं तो कमी है संपूर्ण ज्ञानेंद्रिय के विकास में बाधक। यानी यह विधि क्या है, संपूर्ण ज्ञानेंद्रियों के विकास में बाधक है, यानी पूरी और पूरी ज्ञानेंद्रियों का विकास नहीं होता है। सिर्फ यहाँ पर क्या किया जाता है, सुना जाता है और समझा जाता है। यानी यहाँ पर क्या नहीं होता है, यहाँ बालक हाथ से कार्य नहीं करते हैं, यानी हाथ का भी प्रयोग नहीं होता है और प्रैक्टिकल रूप से नहीं समझते हैं। तो ज्ञान क्या होता है, अस्थायी ज्ञान होता है, यानी संपूर्ण ज्ञानेंद्रियों के विकास में बाधक। और प्राप्त ज्ञान क्या होता है, प्राप्त ज्ञान होता है अस्थायी। प्राप्त ज्ञान क्या होता है, प्राप्त ज्ञान होता है अस्थायी। और इसके अंदर क्या होता है, योग्य एवं प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव। यानी इसके अंदर क्या आता है, योग्य एवं प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव होता है। यानी व्याख्यान के लिए क्या होना चाहिए, एक योग्य और प्रशिक्षित अध्यापक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम हर जगह इस योग्य और प्रशिक्षित अध्यापक यानी हर विद्यालय के अंदर इस प्रकार के अध्यापक हमें उपलब्ध नहीं कर सकते, इसलिए क्या है, इनका अभाव पाया जाता है। एक नोट लगा करके बात लिख लीजिए दोस्तों, एक नोट लगा करके बात लिख लीजिए कि वह कौन सी विधि है जिसके अंदर हर एक अध्यापक पढ़ा नहीं सकता, तो वह विधि है व्याख्यान। यानी हर एक शिक्षक किस विधि का प्रयोग नहीं कर सकता, तो हर एक शिक्षक किस विधि का प्रयोग नहीं कर सकता, तो वह व्याख्यान विधि आपको बतानी है। कौन सी विधि, व्याख्यान विधि का हर एक शिक्षक प्रयोग नहीं कर सकता है। इसके लिए क्या होता है, योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है। आगे की हम इसकी कमियों की बात करें तो आगे बात करते हैं बालकों में क्या नहीं होता है, बालकों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति में कमी होती है। यहाँ पर क्या होती है, बालकों के अंदर स्वाध्याय की प्रवृत्ति की कमी होती है। स्वाध्याय की बात करते हैं तो अपने आप पढ़ने यानी स्वयं अध्ययन करने की आदत का क्या नहीं होता है, विकास नहीं होता है। क्योंकि विकास इसलिए नहीं होता है, यहाँ पर बालक क्या करता है, निष्क्रिय रहता है। सिर्फ और सिर्फ व्याख्या कौन कर रहा है, अध्यापक। यानी बालक केंद्रित विधि नहीं होने की वजह से यहाँ क्या होता है, बालकों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति की कमी होती है। तो दोस्तों ये बात थी इसकी कमियों की, और इसके बाद हम इसकी बात करेंगे, बात किसकी करेंगे, बात करेंगे इसके सोपान या पद या चरणों की बात करेंगे। यानी इसके क्या क्या चरण हैं, क्या क्या पद हैं। तो इस व्याख्यान विधि के चरणों की बात करें, चरण या सोपान तो कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के हैं। पहले नंबर की बात करें तो यहाँ क्या होता है, विषय वस्तु बनाना। यानी सबसे पहले क्या किया जाता है, एक शिक्षक विषय वस्तु को बनाता है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि यह विधि इस विधि को शिक्षक किस प्रकार आगे
बढ़ाता है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, विषय वस्तु का बनाएगा यानी विषय वस्तु निर्माण करेगा। आगे क्या करेगा, इसमें अध्यापक योजना, आगे क्या बनाएगा, अध्यापक योजना बनाएगा। क्या बनाएगा, अध्यापक योजना, जिसमें क्या करेगा, छात्रों का पूर्व ज्ञान करना। यानी अध्यापक योजना में क्या क्या शामिल होते हैं, छात्रों का पूर्व ज्ञान करना, शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री का निर्धारण, शिक्षण सहायक सामग्री का निर्धारण और शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारण। यानी यहाँ पर क्या किया जाता है, सबसे पहले अध्यापक क्या करेगा, विषय वस्तु बनाएगा, उसके बाद क्या बनाएगा, अध्यापक योजना। अध्यापक योजना में क्या करेगा, छात्रों को पूरी ज्ञान करवाएगा, शिक्षण सहायक सामग्री का निर्धारण करेगा। किसका करेगा, यानी शिक्षण यानी जो पढ़ाने के लिए सामग्री होगी उस सामग्री का निर्धारण होगा, यानी किस किस प्रकार की सामग्री हमें आवश्यक होगी। आगे बात करते हैं शिक्षण उद्देश्यों का, यानी आगे निर्धारण किसका करेगा, शिक्षण के उद्देश्यों का। यानी हम ये जो शिक्षण करेंगे वो किस उद्देश्यों के आधार पर करेंगे। और इसके बाद हम आगे की बात करते हैं तो 3 नंबर चरण की। कितने नंबर चरण की, तो 3 नंबर हमारा चरण क्या है, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण क्या है, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंदर क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले अध्यापक क्या करता था, विषय वस्तु बनाई थी अध्यापक ने, और उस विषय वस्तु के बाद क्या करता है, अपनी अध्यापक योजना बनाता है। अध्यापक योजना के बाद में वो क्या करेगा, जिस पाठ या जिस अध्याय को वो पढ़ाएगा उस अध्याय का क्या करेगा, सामान्य बातों को बालकों के सामने क्या करेगा, प्रस्तुत करेगा। उसके बाद 4 नंबर की बात करते हैं तो प्रस्तुतिकरण का क्या करेगा, प्रस्तुतिकरण का सारांश बनाना। यहाँ पर क्या करेगा, वो 3-4 नंबर में जो उन्होंने चीज या जो विषय वस्तु प्रस्तुत की है उस विषय वस्तु को क्या करेगा, सारांश बनाएगा। यानी हम जो विषय वस्तु हमने जो पढ़ी थी उसका सारांश क्या निकला, और उसके बाद क्या करेगा, मूल्यांकन करना। यानी 5 नंबर में वो क्या करेगा, अध्यापक मूल्यांकन करेगा। यानी जो विषय वस्तु हमने पढ़ी थी उन विषय वस्तु को समझने में बालक कितने सहायक हुए नहीं हुए, इन चीजों के बारे में वो क्या करेगा, मूल्यांकन करेगा। तो ये दोस्तों बात थी वह क्या है, विधि की। और दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, इस सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।